नमस्कार वैद्यगण। मैं वैद्य रजत गोयल आज के सत्र में आपका स्वागत करता हूं। हमारी आज की मेंटर से मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा। हमारी आज की मेंटर वैद्य हेतल करकर जी हैं। मैम अस्थि चिकित्सा एंड मैम चिकित्सा में एक्सपर्ट हैं। मैम ने अस्थि चिकित्सा का ज्ञान नेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली और आरएवी के थ्रू डॉक्टर सुरेश कुमार केरला से गुरु शिष्य परंपरा के तहत प्राप्त किया है। और मरम चिकित्सा का ज्ञान थिरुमूलर वर्मोलॉजी इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर से प्राप्त किया है। मैम पिछले 16 सालों से मुंबई में ओम आयुर्वेद्य, एक कॉम्प्रिहेंसिव केरलीय ऑर्थोपेडिक रिहैबिलिटेशन सेंटर बोरीवली में चीफ फिजिशियन के तौर पर चिकित्सा सेवाएं दे रही हैं। मैम ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक प्रैक्टिस को मॉडर्न फिजियोथेरेपी के साथ मिलाकर इंटीग्रेटिव होलिस्टिक अप्रोच के साथ प्रैक्टिस करती हैं। मैम ओम आयुर्वेद्य में आयुर्वेद एंड फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, पेन मैनेजमेंट प्रोग्राम, सीजनल वेलनेस प्रोग्राम, स्पेशलाइज्ड केयर प्रोग्राम स्पेशली फॉर स्पाइन केयर, नी केयर, स्पोर्ट्स फिटनेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट रन करती हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैम के साथ हम ऑलरेडी नी जॉइंट 2 लेक्चर सीरीज A to Z एंड दी एंड में कंप्लीट कर ही चुके हैं। आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज के विषय से आपको अवगत कराना चाहूँगा। हमारा आज का विषय नी स्पोर्ट्स मिथ वर्सेस फैक्ट है। मैम इस विषय पर अपना मजबूत पक्ष हमारे साथ साझा करेंगी। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ मैम की हर बात को ध्यान से सुने। मैम आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you, Dr. Rajat, for wonderful introduction. And I would like to welcome all the participants, senior doctors who are here to upgrade their knowledge. So, in today's topic, we are going to cover about knee supports, myths, and facts. First of all, let us not forget that today it's a World Arthritis Day, which is also called as WED. This particular day is celebrated to make to spread awareness globally, to spread the awareness about arthritis, and there are many people who are suffering from arthritis. So what is the purpose of celebrating this arthritis World Arthritis Day? uh, for By celebrating this World Arthritis Day, the main aim is to spread awareness about the impact of the rheumatoid arthritis and other musculoskeletal disease, how it affects a individual person's life. Okay, so as in practitioners, it is like I believe most of us are Ayurvedic practitioners, right? कोई भी अनम्यूट करके बता सकते हैं कि हम सब मोस्ट ऑफ द पीपल आर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स, एंड वी माइट बी थिंकिंग दैट कि आज का जो टॉपिक है नी सपोर्ट्स, मिथ वर्सेस फैक्ट, क्यों हमने सीखना चाहिए, क्यों जानना चाहिए हमारे मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में? बिकॉज in Ayurveda, we believe that we have a personalized, precise prescription. I always like from like series in the like knee joint series one, knee joint series two. I'm always emphasizing that ki your prescription should be precise. It has to be personalized prescription. See, knee supports आजकल सब use करते हैं. For example, I mean like अगर किसी कोई भी पर्सन है जो जिसको नी जॉइंट पेन है, और अगर नेबर ने कोई नी सपोर्ट यूज किया है, तो डेफिनेटली उसका बाजू वाला पर्सन को जब भी नी पेन होता है तो दे विल ऑल्सो थिंक कि भाई हमें मैं पहले जाके वो नी सपोर्ट ले लूं और वो मेरा पेन रिलीव करेगा. सो इट्स लाइक वी नीड टू नो दैट कि व्हाट इज द राइट कंडीशन व्हेन यू शुड एडवाइज नी सपोर्ट, एंड whether that knee support is gonna give any side effect or what. So as I told you that ki 21% of the people worldwide have some form of musculoskeletal problems, and to spread the awareness and to reduce, minimize the impact of this arthritis, if collectively we come together, and as the main aim of Ayurveda is also there, swasthya se swasthya rakshanam, aturasya vikara prashmanam. So basically, what all things can cause arthritis, what all precautions we can take to prevent this arthritis, because prevention is better than cure. Anywhere if anything is getting damaged, then the changes, or what you can say कि उसको पूरा रिवाइवल करना बहुत डिफिकल्ट होता है. बट अगर कोई भी पर्टिकुलर डिजीज प्रॉपर फॉर्म होने के पहले, सेट इन होने के पहले, इफ वी आर ट्रीटिंग एंड वी आर प्रिवेंटिंग इट, तो वो 100% हम क्योर कर सकते हैं. तो ये क्योर करने के टाइम पे it's not only necessary that we just
have a deeper knowledge about medication, we have a deeper knowledge about निदान, हेतु, परिवर्जन कैसे करना है, वो सबका हमें अच्छे से संप्राप्ति, ये सब हम अच्छे से सुनते, अच्छे से जानते हैं। और हम ज्यादातर अपडेट कोशिश करते हैं कि हमारा नॉलेज अपग्रेड करने के लिए। बट देर आर सर्टेन माइनर माइनर एडवाइस जो हमें पेशेंट्स को देनी होती है, और वो एडवाइस हम अपग्रेड नहीं करते हैं। एंड मेजरली दिस वी हैव सीन इट इन द मस्क्यूलोस्केलेटन प्रॉब्लम्स, लाइक वी आर ट्रीटिंग जानुगत वात है, संधिगत वात है, कटिगत वात है, मन्यागत वात है। ये सारे डिजीज हम ट्रीट कर रहे हैं, some or the other where we are able to relieve the symptoms, but we are not able to cure or a sustained long term relief if we are not advising them certain things which they are supposed to follow after finishing our treatment. Most of the time patient says, मतलब, this is my experience, like patient comes with the patient comes for the treatment, they say कि okay हमने आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ले ली है, हमने पंचकर्म भी कर लिया है। एंड today's scenario, जैसे जैसे आयुर्वेदा इज गेटिंग रिकग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है आयुर्वेद का। सो इफ यू आर अपग्रेडिंग योर नॉलेज टुडे, believe me, after 10 decades there will be patient who will come to you and they'll say that ki, oh, we have done everything, like I have taken ayurvedic medicine, हमने पंचकर्म कर लिया है, and still हमको पेन रह गया है। There are still some 10%, 20%, 30%, 40% pain is there. So where, what is the missing link, what are we missing? So there are certain advice, and that advice if we forget or if miss out on that particular advices, then definitely patient will come back again and again with that particular complaints. For example, in case of the lower back pain, we all must be treating with the kadivasti or with the podikiri, potli massage, yoga vasti, yapan vasti. But at one point patient will say that "Ki still I am getting this particular difficulty, like I'm not able to sit more than 20-25 minutes." Then I will say that ki there, we have not achieved a good recovery still in that particular cases, because if you see in day to day's routine life, difficulty in sitting more than 20 to 25 minutes, patient do come with this complaint. It's not like that कि just pain नहीं है, बट उनकी डेली रूटीन एक्टिविटी में उनको क्या क्या इंप्रूवमेंट आया है। सी फॉर पेन दे विल टेक फॉर सडन पीरियड, दे विल डू ऑल द ट्रीटमेंट, बट एट द सेम टाइम going back to their daily routine is another target in front of us. And for them, they should be there should not be any discomfort in their daily routine activity. And for that particular thing we need certain supports. For there are certain supports which is being advised for neck, there are certain supports which is being advised for the back also, and there are certain supports which are advised for the knee also. So maximum practitioners must be getting नी पेशेंट्स, एंड दे मस्ट बी गेटिंग लाइक नी पेन बहुत ज्यादा, नी पेन के पेशेंट बहुत ज्यादा आते रहेंगे डे टू डे रूटीन प्रैक्टिस में, बिकॉज osteoarthritis is the most common form of the arthritis. It's one kind of wear and tear disease. It's over the time of period this osteoarthritis develops. There are other types of arthritis where, like, we deal with the inflammatory arthritis, psoriatic arthritis, rheumatoid arthritis. But if we compare the ratio, osteoarthritis we see in our practice more as compared to other arthritis. Why? Because knee is the only joint which is under the stress continuously. The moment you stand, moment you are walking, moment you are running, moment you are doing any particular activity, you need a help of your knee. And for that particular reason, that the knee is the prime joint which goes into the wear and tear of the this wear and tear of the structures. Why does this happen, wear and tear of the structure? Because of the overusage. Because there will be overusage, like anything you are doing, repetitive running, repetitive kneeling, repetitive standing, jumping, all that will give you overuse injuries. Then because of the fall, because of the twisting, there can be acute injuries. Obesity is one of the prime factor which is putting lot of stress on the knee joint. Because if nowadays if you see, even in the like 10 decades before, if you used to see the kids also, kids used to be slim, like mediocre. But nowadays, even at the age of 15 or 16, we see the kids, they come with the weight of like 78, 80, 90 kg, and we really think that, oh, this kid is no more in looking like a kid of 7th standard or 6th standard child. So obesity is getting like a pandemic in today's era. Bursitis. Okay, here I would like to ask a question, that how many bursas are there?
जिन्होंने नी जॉइंट सीरीज अटेंड किया है उसमें से कोई भी एक बता सकते हैं कि हाउ मेनी बर्साज आर देयर? यस, नेम ऑफ द बर्सा. Suprapatellar bursitis, bursa, infrapatellar bursa, prepatellar bursa, pes anserin bursa, semimembranous bursa. So there are five type of bursas, and this bursitis is basically inflammation of this bursae, which prevents friction of the bone with another bone, friction of the bone with the tendons. So it's repetitive injury, or there are a lot of stress can lead to bursitis and referred pain. From where will you get a referred pain? Anyone can give an example of referred pain in the knee. We all know that referred pain of kidney, it's loin to groin pain. But what about referred pain in the knee? From which structure that we will get pain, which is going to the knee? And patient complains that okay, I have a knee pain or I have a low, both legs are paining, and we might end up doing a wrong diagnosis. So basically, any pathology which is in the back or in the hip joint can refer a pain in the knee. Specifically, avascular necrosis patients, they will complain pain in the groin region, and they will say that pain is going into the middle side of the knee. So you do not have to forget difficulty in walking, pain in the groin region, plus pain which is radiating or pain which they are showing, pinpointing that it is in the medial side of the knee. Then always think about whether the pathology lies in the hip joint. Similarly, sometime patient will end up telling that I have a pain which is coming from the back side of my leg, which is going up to my back, but I am getting difficulty in climbing stairs. I am getting difficulty in walking. So this particular place also, sometime we think that okay, because of the knee, because there is an imbalance in the knee, and then that pain is going into the back. But you need to recheck that is it not a reverse, where it is like there is a there is a back pain issue, some nerve compression issue is there, and from there they are getting that referred pain which is going down into the knee, or they are feeling pain into the lower leg. Because if there is some kind of a nerve compression and that is there for very long period, then definitely that will lead to the muscle weakness in the bone, muscle weakness of that particular side, not sorry, not bone, muscle weakness of that particular leg. So, and because of that, also they will complain that I'm getting difficulty in walking, difficulty in climbing steps. All that complaints are there. So, it is very much important that we diagnose that case properly. We diagnose the case of the arthritis or any pain properly. And what happened is like when we look into the normal audience where patients are coming to us, then that audience will, what they usually do is, because knee joint is the most commonly affected joint, so what they do is they will not do activities for certain period. So because of not doing activity for certain periods, they will start experiencing muscle weakness, and because of that muscle weakness they will feel more pain. So now from the audience point or from the patient's point of view, when we think, what they usually do is okay, I have got a knee pain, I will not use that knee for certain period. They might take painkiller, they might do certain oil massage, they might do certain hot fermentation oil, ice application. Pain will reduce, pain may reduce, or pain may not reduce. So at this particular point, before consulting doctor, because everyone has a fear of doctor, there are big, like they have lot of fear, and they say that कि वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमको नी रिप्लेसमेंट ही करने के लिए बोलेंगे. So they start following certain do's and don'ts by themselves, and the most common thing what they start using is the knee supports, or what we generally say is a kneecap. So what they do is like they will start wearing kneecap. This kneecap is very common, like it's visible on the knee. Male specifically, they use half shorts, and where they are wearing kneecap, then it is visible. So like one person sees another, and then they start following that. It's like एक शिप के पीछे दूसरा शिप ब्लाइंडली फॉलो करते जाता है, एंड दे फॉलो द ट्रेंड, एंड दे आर नॉट जस्ट थिंकिंग कि व्हाट आई हैव अ प्रॉब्लम एंड शुड आई यूज नी कैप, शुड आई नॉट यूज नी कैप, आई शुड टेक डॉक्टर्स एडवाइस, और आई शुड जस्ट ब्लाइंडली यूज इट. They start using it, and then they say that okay, there is a significant relief and this will give me a significant recovery. Is it true? So there are certain myths in the patients what they believe into it. So what all myths they believe? Okay, kneecap will cure my arthritis. Sorry, I miss your kneecap. So kneecap, I will start using my kneecap and that will cure my arthritis. So this is the biggest myth what
patient have, that okay, you can start wearing kneecap, it will help you to it will help you for further progress in the arthritis, it will help prevention of the further progress, but it will not cure arthritis. So as a doctor, it is our duty to make them aware that okay, if you are using kneecap, you need to use the right kneecap. Then there are a lot of confusions in the patients also, but just because they don't go and consult a doctor, or just because they don't ask a professional about what kind of a kneecap we want to wear, and sometimes as a practitioners we also have a limitation, and sometimes patient is asking that, "Okay, doctor, I'm wearing this kneecap sometime out of lack of the time, or sometime out of curiosity, or sometime we just want to, we are too busy and we just want to finish the patient and think that ki, okay, what is next, I want to just look on it, so we will just blindly say that ki, हाँ आप kneecap पहन रहे हो ना, वो kneecap आप continue करो." So whenever a patient is asking that ki, "Doctor, I am wearing this kind of a kneecap," please check that what kneecap they are using, whether it is right, whether it is wrong, whether it is going to give any side effect to them. That is, as a practitioner, it is our duty. So kneecap doesn't cure arthritis. It's a tool to prevent further progression, but not to cure the arthritis. That one thing you need to fix it into patient's mind. Okay. Another thing is, like as I told you, that one size fit all. So they think कि उसने ये किया है ना, तो मैं भी वही टाइप का नी कैप पहनूंगा. एंड दिस लिटरली पेशेंट आज दैट कि ओके, मेरे घर में मेरे बच्चे को कुछ, बच्चे को नी पेन था, तो उसने ये नी कैप पहना था तो पड़ा है, तो मैं ये क्या वापर सकता हूँ, क्या मैं ये यूज कर सकता हूँ क्यों? So that, like, we need to understand what injury, what knee pain they are having, and can it be used for by that particular person also. So that is also a big myth in the patient, that कि घर में है तो मैंने वो use कर लिया. Then they think they, okay, I will start using kneecap and I will get an instant relief into that. So that is also again myth, that kneecap at one particular point it will give you relief in the pain, but it is not the permanent fix, because if you use that particular kneecap for very longer period, there might be some complications of it. And sometimes patient do come with that complaint also, that ki, okay, before wearing the kneecap, my pain was less, I started wearing kneecap and my knee swelling has increased. So why? What was the reason? We need to dive deep into the pathology, and then only we can realize that ki, why, what was the reason. Then another biggest myth is like it is a substitute for exercise. See, basically exercise helps to strengthen the muscles. So what they think is, okay, I don't want to, out of laziness they don't want to do exercise to strengthen their muscles, and then they think, oh, I am wearing kneecap, no, so that is enough, that is giving enough of support to my knee. So that's a big myth patients are having it, and we need to advise them that you know, the exercise cannot be replaced with the help of knee supports. So this also myth we need to clear from the patient point of view. Then last, but there are certain patients who are well aware, and when you are advising a kneecap or any knee support, they will say that, "Ki, doctor, I don't want to use this knee support because I have heard that it will, if I use this knee support, then this will weaken my muscles." So at one particular point, they are right that if any particular knee supports are been used for very long time and it is wore for entire day, then that will definitely weaken the muscles, because muscles are not active, muscles are not doing their function. It's a knee support which is supporting for that particular action. So basically what we need to understand is कि knee support advise करना है, कितना टाइम करना है और कब तक करना है, वो सब डॉक्टर का रोल होता है वहां पे क्लेरिफिकेशन करने का. सो बिफोर वी गो इनटू द फर्दर स्लाइड, लाइक लेट अस अंडरस्टैंड कि नी जॉइंट जो है, नी इज नॉट जस्ट द यूनियन ऑफ टू बोन्स. Knee is a union of two bones, ligaments. It is basically सीरा, स्नायु, कंडरा, संधि उससे बनता है, सिर्फ दो बोन के अलाइनमेंट से नहीं बनता है, ठीक है. वेर एज इन द नी जॉइंट, इवन व्हेन यू आर एग्जामिनिंग योर पेशेंट्स नी जॉइंट, you need to examine everything like alignment of two bones, whether it is a bone on bone condition or the tibia femur का जो alignment है, वो दोनों के जो condyles है, वो if you draw a parallel line, एक्सरे अगर आपके सामने है, तो if you draw a line passing through the condyles of femur and tibia, they should make a parallel line, there should not be any inclination. Then the position of the patella is also equally important. Patella, when in the shadow of x-ray, patella should be in the center, it should not be deviated to the left or it should not be deviated to the right. Even when you see the lateral aspect of the knee, patella should not be high up and patella should not be too low also. This all we have seen in the series of knee. So the position of all the bones are equally important.
important. Apart from that, there are soft structures which is important. Then the lubrication, we need to think about lubrications also. Because if you look into the knee structure, I always tell and I always explain to my patients also that if there is a you have a back issue, then what all structures are involved into back, lower back pain. So there is a muscle, bone, disc, and nerve. These four structures are there. Out of these four structures, where which structure is involved and why are you getting pain, that is very much important. See, as a Ayurvedic doctor, we have a myth that we just go on the function of that particular part, musculoskeletal system. We just focus on the function of the structures, and we don't focus on the anatomy or the rachna of that particular parts. So basically rachna is very much important. अगर उसका जो anatomy है, रचना है, structures है, वो सही है तो function ठीक से होने वाला है. सिर्फ function मतलब most of the people, whenever you get a patient of pain, aches and pains, we think that कि oh, वात व्याधि है, कटिगत वात है, जानुगत वात है, मन्यागत वात है, स्टार्ट गोइंग फॉर द बस्ती, डू बस्ती, डू बस्ती. अरे बस्ती विल डेफिनेटली हेल्प टू improve function. But what about structure? Structure, if you want to improve, you need to focus on the structures. So when we are talking about knee joint, there are muscles which gives mobility to the leg or mobility to the joint. Without muscle, you will not be able to move your leg, or you will not be able to do any flexion extension movement of the knee joint. And the very typical example for this is paralysis patient. They don't have any structural issue in the knee joint. There is no problem in the alignment of the joint, but because of the paralysis, their muscles are weak and they are not able to flex their leg, they are not able to extend their leg, and that's why their walking pattern is like we get a lurching gait. So that this thing we need to keep it in mind that okay, we need to look into the muscle also. Then there is the alignment, because bones will give you shape of the structures. So when a patient is standing and you can see that there is a bowing of the knee joint is there, then definitely there is an alignment issue, that legs don't curve dikh raha hai ya dono legs apart dikh rahe, then that is related to the bone structures. Then the important factor comes is the soft structures like meniscus are there. So meniscus prevents friction of the joint. At the same time, there are ligaments which is important for the stability of the joint. We should not only focus on muscles and the alignment, but ligaments are equally important because that will give a stability to the joint. And at the end, lubrication is always, of course, very much important, because lubrication nahi hai, to then that will start going into the friction. So all this thing we need to keep it in mind when we are thinking about treatment of the knee joint. And the first and the foremost is like knee is a joint. So sandhi is a stan of the shleshaka kapha. Though the prasaran ankunchan movement is been done by vat. So always we should always look for the balance, equilibrium between vat and the kapha. If there is imbalance between vat and the kapha, definitely we say that there is a vat, because vat and kaph, if we see the guna of vat and kaph, it is exactly opposite to each other. Like kapha is the snigdha, vat is the ruksha. So definitely because of the ruksha guna, वहां पे कफ बढ़ रहा है. सॉरी, बिकॉज ऑफ द रुक्ष गुण, वहां का कफ डिप्लीट हो रहा है, कफ क्षय हो रहा है. बट इफ वी आर यूजिंग टू मच ऑफ द उष्ण, तो उष्ण वात का शमन करने के लिए हम उष्ण चिकित्सा कर रहे हैं, बट वो कफ को भी कम करेगा. सो वी डोंट वांट वो कफ जो है उसको कम करना है, हमको कफ कफ क्षय नहीं चाहिए वहां पे, हमें हमें कफ का मेंटेन करना है वहां पे. सो वी नीड टू थिंक अबाउट दैट. वहां पे जो ऑयलिएशन है वो स्निग्धता करेगा. हम इसीलिए वात को स्निग्ध द्रव्य, वातवादी को ट्रीट करने के लिए स्निग्ध ऑयल का यूज करते हैं. बट वो ऑयल कौन से सिलेक्ट करने हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. अगर ऑयल सिलेक्शन कहीं पे रॉन्ग है तो भी हमें वहां पे रिजल्ट नहीं आता. एंड देन वी से दैट कि ओके, वहां पे पेन उनका बढ़ गया है. So next is when we are selecting, even for the patients also, when they are going for the kneecap selection, they have a lot of confusion when we are prescribing them this kneecaps. So they will ask that, okay, what type of kneecap we should use, which size I need to use, how long do I need to use this kneecap, can I sleep with this kneecap, and what can be the side effect of this knee supports. So basically, even for the patient point of view and even from the practitioner's point of view, we have a lot of confusion about what type of
kneecaps we should use. Okay, so is picture mein there are different types of kneecap. There are there is a kneecap which is like the sleeves ke jaisa hai. There are kneecaps which has got a open patella. There are kneecap which has got a hinges. So what has to be advised and when? That is also equally important. So can anyone tell me about what types we see generally in day-to-day practice? कोई भी एक जन बोलो. Anybody can unmute themselves and they can answer the question. No one? Okay. So let's go into the next water type. Okay. Before we go into that, what is your opinion on kneecaps, kneecap usages? Like, should we advise kneecap? We shouldn't advise. What is your opinion on that? हमने करना चाहिए एडवाइस नहीं करना चाहिए. कोई एक बताओ, कोई भी एक. यस, नो. यस, देन व्हाई Should नो. advise, ma'am. Should Okay, we should advise. advise. Okay, how it will help patient if we are advising them? Kneecap will support joints and ligaments and all the Okay, parts. so right. So it will help to increase the stability. It will help stability of the joint. Basically, main purpose of advising knee supports are to increase the stability of the joint. If we are giving stability, whatever injury, wherever they have a pain, that particular area will not get stressed more, and then that area is not getting stressed. The injury will heal. Whatever there is a certain kind of a stress, strain, whatever is there, that will heal. For that purpose, we should always advise kneecap. At least precisely we should tell them that okay, you need to wear it for initial days. You need to wear it how long, then after certain period when you need to use, all that has to be given a precise advice guidelines. So types of kneecap, there are four types of kneecap. One, like normal kneecap जो सब लोग पहनते हैं, sleeves kind of a thing. There is another which is like wrap around and strap supports, hinge knee support, unloader and offloader braces are there. So when we are talking about sleeves, there are four different types of sleeves I have mentioned over here. One, this one usually specifically everyone can see this, the brown kneecap. जो दोनों पैर में यूजुअली सभी पेशेंट्स पहन के आते हैं. ठीक है, sometime it is helping, sometime it is not helping to them. One of the biggest drawback, anybody can tell me the biggest drawback of this simple kneecap? Ma'am, it restricts the movement of the knee joint. Okay. If it will be a two-way conversative lecture, it will be good. So we can like go take it nicely very further. Ma'am, it See, will be ha. safe from the joints when there is a movement, and when it is a loose, it Hmm. comes down from the actual proper knee joint. समझा नहीं मुझे, क्या आपने आंसर बोला? बीच में आवाज कट हो गया आपका. सॉरी मैम. अगर वो नी कैप अगर लूज है या वो हम्म. वॉकिंग हम्म. टाइम पर स्लिप होता है पैर से, हम्म. और कई हम्म. कई पेशेंट में वो इडिमा भी जनरेट कर देता है, तो इट इज. Yes, very good. Ma'am, Right. it's Hmm. ma'am, it's difficult to put. First thing, it's Hmm. very tight, Hmm. difficult to put. Secondly, it may cause swelling up and down at times, Very good. Yes, and very good. restricted movements are seen. Okay. After removing, also patient feels pain at times. Hmm. Right. Very good. ओके, सो बेसिकली इन ये जो सिंपल नी कैप है उसके जैसे डॉक्टर्स ने बताया कि उसके कुछ ड्रॉबैक्स है. जैसे सबसे पहला बताया डॉक्टर सुमन ने कि वो चलने के टाइम पे नीचे स्लिप हो जाता है. इनिशियली व्हेन दे आर वेयरिंग इट, इट इज टू टाइट, तो इट विल गिव फर्मनेस. और वो जब फर्मनेस है तो वहां पे वो नी कैप के ऊपर और नी कैप के नीचे सूजन दिखता है. एंड जब वो निकालते हैं, सम टाइम इवन पेशेंट टेल्स दैट कि वी स्टार्टेड यूजिंग दिस नी कैप एंड वी आर गेटिंग स्वेलिंग अराउंड द एंकल जॉइंट. So basically, because it will restrict blood circulation. So at this particular point, size of the kneecap plays a major role. That is one thing. Second, ये usually
आफ्टर सर्टेन पीरियड लाइक से अराउंड अ मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ्स के बाद में उसका जो इलास्टिसिटी है, स्पेसिफिकली ये जो फर्स्ट नी कैप, सिंपल नी कैप है, उसका जो इलास्टिसिटी है वो लूज हो जाता है। एंड उसकी वजह से वो एकदम ही लूज हो जाता है, चलने के टाइम पे वो ठीक से नहीं होता है। एंड इफ यू हैव सीन इन द फीमेल पेशेंट जिनके थाइज बहुत ज्यादा है, वो पहनने के बाद में ऊपर का उनका जो ऊपर से स्लाइड डाउन होके वो रोल होने लगता है, और रोल होके नी तक आ जाता है, और नी के उधर वो वैसे ही रहता है, बिकॉज दे ऑल्सो गेट फेड अप कि ओके इसको कितनी बार ऊपर खींचूंगी मैं, तो वो वैसे ही रहने देते हैं, और वैसे रहने देने की वजह से वहां से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है। लेकिन वन ऑफ द वेरी गुड यूज ऑफ दिस सिंपल नी कैप, और कोई बता सकता है? यू नॉट यूजिंग इट ऑन द नी बट यू कैन यूज इट समवेयर एल्स, और उसका बहुत अच्छा यूज होता है। ये जो नी स्लीव्स है, उसको अगर आपके पास में वेरिकोज वेन के पेशेंट आते हैं, तो हम बेसिकली वेरिकोज वेन में वेरिकोज वेन स्टॉकिंग्स होते हैं, बट पेशेंट कंटाला करते हैं वो वेरिकोज वेन स्टॉकिंग्स को यूज करने के लिए, बिकॉज उनको लगता है कि ये बहुत ऊपर तक, बिकॉज दैट इज राइट अप टू दी थाई, अप टू दी हिप जॉइंट, तो पहले तो पहनने के लिए उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, फिर वो पहनना निकालना, और उसके ऊपर से उसका जो मटेरियल है वो बहुत ज्यादा गर्मी, दे गिव लॉट ऑफ हीट टू द legs, so they kind of wear it for some time and then they stop using it, but at least you can advise your patient कि ये जो नी कैप है उसको आप नी के नीचे आपके काफ मसल को कवर करना है, तो वो जो काफ मसल है वो काफ मसल को सपोर्ट करेगा, वहां का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, एंड देन दैट हेल्प्स टू ईज आउट काफ मसल इरिटेशन, काफ मसल पेन। और यही नी कैप अगर थोड़ा लूज है, पेशेंट को हमें मूवमेंट्स कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं करनी है, कुछ कुछ पेशेंट बोलते हैं कि रात में वो पंखे का हवा लगने के बाद मेरे नी में ऐसा इट्स काइंड ऑफ अंदर से एक इरिटेटिंग पेन है, यू जस्ट वांट दैट पर्टिकुलर पार्ट टू रिमेन वार्म, यू डोंट वांट ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होना चाहिए, यू डोंट वांट कि वहां पे आपको स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी इज नॉट द पर्पस, बट जस्ट वहां पे वो एरिया को वार्म रखने के लिए अगर उनके पुराने नी कैप है जो लूजन अप हो गए, तो उनको एडवाइस कर सकते हो कि रात को ये पहन के रखो, रात को पहन के सोना है, सो दैट इट विल जस्ट गिव अ वार्मनेस ऑफ इट। पेशेंट बोलते भी है कि डॉक्टर वो तो बहुत लूज हो गया, कुछ फायदा नहीं है, तो उनको समझाना है, यू नीड टू एडुकेट कि हाँ हमें सिर्फ वार्मनेस पर्पज से रखा है, तो वो रात में भी जो, बिकॉज व्हेन यू लाई डाउन ब्लड सर्कुलेशन इज गोइंग टूवर्ड्स द हार्ट, जब हम खड़े रहते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ब्लड इज गोइंग टूवर्ड्स द लेग, एंड वो ऊपर जाने के लिए प्रॉब्लम होता है, तो ग्रेविटी निकल जाने के बाद इनफ ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ना जाने की वजह से भी काफ मसल्स किसी किसी को एक होता है, सो दैट टाइम यू कैन टेल देम कि ये वेयर करके रखो रात में। Another abhi, because of this simple kneecap problem, they have come up with this 3D kneecap, and at present if anybody is asking, advise them to go for the 3D kneecap, which is giving good fix to the joint, and वो अच्छे से सपोर्ट करता है, बेसिकली सपोर्ट से ज्यादा वो जो यूजर फ्रेंडली है, ज्यादा पुल नहीं करना पड़ता है, उसका इलास्टिसिटी भी बहुत अच्छा है, सो यू कैन एडवाइज रादर देन जस्ट एडवाइजिंग सिंपल नी कैप, आप 3D नी कैप उनको एडवाइस कर रहा हूँ। एंड देन पटेलार रिंग कुशन है, अभी पटेलार रिंग कुशन उनको एडवाइस करना है कि इफ यू सी एनी पर्टिकुलर पैथोलॉजी रिलेटेड टू द पटेला बट देर इज नो स्वेलिंग, then only you go for the patellar ring cushion, otherwise whenever you see any knee pathology related to specifically patella, for example pre-patellar bursitis है, pre-patellar bursitis है, तो उसमें अगर आप सिंपल नी कैप कौन सा भी 3D नी कैप बताओगे, पटेलर रिंग कुशन बताओगे, तो वो जब वो नी कैप पहनते हैं तो पटेला पीछे और प्रेस हो जाएगा, और पीछे प्रेस होने की वजह से वो स्वेलिंग बढ़ता है, तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू नीड अ फ्री मूवमेंट ऑफ द पटेला, वो जो बिकॉज देर इज अ स्वेलिंग इनसाइड, वहां पे थोड़ा फ्लूइड है, कफ है वहां पे, तो उसको फ्री मूवमेंट्स चाहिए, तभी तो वो अगर वहां पे और स्टेगनेंट रहेगा तो, और उसके ऊपर प्रेशर रहेगा तो वो और स्वेलिंग धीरे धीरे स्प्रेड होने लगती है, सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू नीड टू एडवाइज द ओपन पटेलर नी कैप, तो ये टाइप कब कौन से एडवाइस करने हैं वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी लिए आपको नी जॉइंट का लोकल एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी होता है। टेल मी वन थिंग, हाउ मेनी ऑफ यू do examination of the patient when they are complaining anything related to musculoskeletal problem without simply thinking that it is a vat vyadhi? कितने जन करते हैं एक्चुअल में पेशेंट नाड़ी परीक्षण करते हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल दे जस्ट डू नाड़ी परीक्षण, दे लिसन टू देयर कंप्लेंट, वो कंप्लेंट में से उनका हेतु ढूंढने की कोशिश करते हैं, हेतु ढूंढते हैं, संप्राप्ति लगाते हैं और उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, डूज एंड डोंट्स एडवाइस करते हैं, बट हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअल डू अ फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट?
कोई नहीं करता फिजिकल एग्जामिनेशन नी जॉइंट पे? करते हैं मैम, जैसे कि अमवत में नी हॉट रहे, गरम रहेगा, हम्म। वो हम्म। देखते हैं। पेन कहाँ पे है, इडिमा कहाँ पे हम्म। है, ये देखते हैं फिजिकली। ओके, वेरी गुड। सो फॉर नी जॉइंट स्पेसिफिकली पेशेंट को लाई डाउन करना है, आपके पास जगह नहीं है तो एटलीस्ट वो नी को एक्सपोज करके पेशेंट को बोलो कि नी को एक्सपोज करे, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे स्वेलिंग है नहीं है। और वेनेवर यू आर लुकिंग इनटू द नी जॉइंट स्पेसिफिकली प्रसारण अंकुंचन, ये देखना चाहिए उसका जो भी ये मूवमेंट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कितने हो रहे, फ्लेक्शन कर पा रहे हैं तो हाउ मच, लाइक आउट ऑफ 130 डिग्री यूजुअली वी कैन डू फ्लेक्शन बोथ द लेग्स 130 डिग्री। तो फ्लेक्शन कर पा रहे हैं तो 130 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वेदर दे आर एबल टू एक्सटेंड इट कंप्लीटली और नॉट। बहुत बार पेशेंट बोलते हैं मुझे नी जॉइंट में बिल्कुल भी पेशेंट नहीं है, बट व्हेन यू टेक पेशेंट ऑन द बेड फॉर द एग्जामिनेशन, पेशेंट आर नॉट एबल टू स्ट्रेटन देयर लेग, देयर इज अ फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, और उसका फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी में भी 3 फिंगर 4 फिंगर अबव बेड रहता है, जो नी है वो बेड को टच ही नहीं होता है। they are not I mean, they are not getting pain because they are compensating, they are not making it straight, उसके लिए पेन नहीं होता है। तो हमें उस टाइम पे पेशेंट को बताना पड़ता है कि भाई आप बोल रहे हो पेन नहीं है, बट लुक एट योर स्ट्रक्चर। सो एग्जामिनेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। Then there is a kind of a kneecap which is like wrap around or strap supports. This kind of a kneecaps are usually used by the sports person, those who go to the gym, those who are like into the health and fitness, those who participates in triathlon, those who are doing crossfits and all that thing. So what does this kind of a knee support does? This particular kind of a knee support, they increase the stability. So basically whenever a person is playing any kind of a sports, they need a lot of sprinting, lot of fast changes in the action, changes in the angle. So sometime when they are playing the sports, वो जो knee joint है वो कोई particular wrong angle में twist ना हो जाए, तो उसको prevent करने के लिए ये knee supports होते हैं। This kind of a knee supports are not supposed to be worn throughout the day. बहुत सारे पेशेंट ये वाले knee supports लेके आते हैं at one particular point, मतलब जैसा यूजर फ्रेंडली की किसी का बहुत ज्यादा ओबेस पेशेंट है, तो उनको जो स्लीव्स है वो उसके साइज के नहीं आते, एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल आता है, फिर उससे ज्यादा बड़ा साइज का नहीं आता है, तो डेफिनेटली वी कैन गो दिस बिकॉज दिस इज लिटिल एडजस्टेबल नी सपोर्ट्स। लेकिन इसको थ्रू आउट द डे बाय नॉर्मल हेल्दी पर्सन वी शुड नॉट यूज इट। फॉर द प्रिवेंशन पर्पज, yes, this we can advise those who are into lot of cycling, those who are into lot of jumping, उसमें the knee strap which is below patellar knee strap it is, and one is above patella and below patella जो strap है for kids वाला, that we can advise them to for the stability of the patella, because many time when you examine the patient you can see the laxity of the patella, and that is why also the typical complaint will get difficulty in standing, sorry, difficulty in climbing down the stairs and difficulty in going up the stairs. So उस particular case में जहाँ पे आपको मीडियली लेटरली कोई स्वेलिंग नहीं है, बट स्पेसिफिकली नी जॉइंट के अबव एंड नी जॉइंट के बिलो अगर कोई पैथोलॉजी वो बता रहे हैं, तो इट इज रिलेटेड टू द पटेला, एंड उसमें हमने ये लाइक 4 किड्स है या पटेलर नी कैप है वो वाले हमने एडवाइस करने चाहिए। Next one is hinge knee supports. Now, what does this hinge knee support does? It is for increased stability, more stability when there is a more serious injury. Say for example कि osteoarthritis के cases है या फिर meniscus injury है, वहां पे आपको कोई particular, because whenever you are standing entire body weight will be taken by your knee joint only. So if you don't want that body weight to fall on the knee joint, you can advise them this hinge knee joint. So this hinge knee joint में साइड में वहां पे मेटल बार्स होते हैं, और वो मेटल बार उनका जो जॉइंट के ऊपर जो वेट आने वाला है वो कैरी करता है, सो दैट आपके जो मीडियम मिनिस्कस है उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं आता है, एंड दिस इज नॉट टू बी एडवाइज्ड इमीडिएटली when there is a swelling and all. This is post recovery, and for further another 3 to 6 months आप advise कर सकते हो, because if say for example any patient who comes to you with a fresh injury of the meniscus, then initially we do not advise any kind of a hinge knee supports. वहां पे आपको then
like you need to think from the patient point of view also, कि अभी मैं उसको दो दो तीन तीन बार नी सपोर्ट्स चेंज करने के लिए नहीं बोल सकता हूँ, तो what is an alternative option for that? So initial few days when they are coming to you, or initial days like 21 days or 1 month, when you are doing giving them medicine, when you are doing some panchakarma or advising them to do some lepam or something, that particular time you can ask them to use crab bandage, because crab bandage usually सभी के पास होता ही है. One or the other family member कभी ना कुछ इंजरी हुई रहेगी, and they might have been advised to tie a crab bandage. तो crab bandage आप उनको एडवाइस करो पहले 3 वीक यूज करने के लिए, एंड लेटर ऑन वंस यू फील कि आप उनके जॉइंट का सारा स्वेलिंग है वो कम हो गया है, एंड अभी नाउ once they start going into their active lifestyle, you don't want more stress to fall on that particular area. That time you can advise them hinge knee joint. And this hinge knee joint also can be advised in the cases of osteoarthritis, where you see slight deviation, like bowing of the knee है, या फिर बोइंग ऑफ द नी है, या तो फिर वेल्गस डिफॉर्मिटी है. उस पर्टिकुलर टाइम पे आप ये नी कैप एडवाइस कर सकते हो, सो दैट दैट विल हेल्प टू इवन करेक्ट द शेप ऑफ द नी जॉइंट. एंड बिलीव मी, इट वर्क्स. इट्स नॉट दैट इट डजंट वर्क. आई हैव मेनी पेशेंट जिनको हम एडवाइस करते हैं, इट गिव्स द चेंजेस. इन दैट काइंड ऑफ अ केसेस दे माइट नीड टू यूज इट फॉर लिटिल लॉन्गर पीरियड, बट ये सारे जो भी नी कैप्स है वो कंटिन्यूएशन में एडवाइस नहीं करते हैं. Then unloader and offloader knee braces. For example, as I was talking, initially when there is a patient who comes to you for the knee joint, meniscus injury, they have been advised to go for the surgery. That there is so much serious and grievous injury. That time you want complete load not to fall on that, and that time we advise this unloader offloader kind of a knee braces. So these are certain images. See, here also images blur, but this will help to treat the varus and valgus deformity. Like initial days, there are kids, I don't know whether you people are getting, but there are kids who come with the knee joint pain in the like 5th standard, 6th standard, and if you advise them scanogram of the knee joint, sciogram of the knee joint, then they will definitely show that ki, okay, there is a valgus deformity setting. Or sometime in the old age patients, when they come with the osteoarthritis, they tell that कि नहीं हमको तो बचपन से ही ये था, जेनु वेरस जेनु वेलगम डिफॉर्मिटी बचपन से था. सो वेरस एंड वेलगस डिफॉर्मिटी अगर बचपन से है, सो इट्स लाइक अगर हमें पता है बचपन में ये इंफॉर्मिटी डिफॉर्मिटीज है, बचपन में था, तो हम उस टाइम पे भी उनको ये एडवाइस कर सकते टू करेक्ट. Basically we need to update our knowledge ki what all things are available in the market and how we can use this and how we can advise this, so with that we can give a good result. As a physician, it's not just important to treat the symptoms, treat the pain, to treat the patient, but it is equally important to predict the future complications of the problem and then to prevent that at the right time. So these are certain new forms of knee braces available, which are advanced knee braces. We might get this kind of a patient if you are into the early, specifically into ortho practice, where patient will come immediately after fall, and you need to use certain kind of a knee braces. But these are advanced. So this is for the awareness that okay, this kind of is available in the market, and believe me, nothing is not being advised or nothing is nothing. Whatever I showed here, braces, no, nothing is being out of our syllabus. Everything is there in the Sushruta. Everything is there. It's only that it was presented, or it was like the presentation was different in the ancient era, and the presentation is different in today's era. So we just need to upgrade it. There is no harm in when we are treating, because what happened? There are many Ayurvedic doctors who would ask them that, okay, they are asking कि नहीं हमने ये क्यों करना चाहिए? Why not? It's not that you are accepting allopathy, because they feel कि नहीं आयुर्वेद में ये कुछ नहीं बताया और हमने ये नहीं एडवाइस करना चाहिए, हम क्यों करें ये सब एडवाइस. So nothing is new. Everything is advised in Ayurveda. Just the presentation is different. It is in the different form in front of us, which is like literally user friendly. So we should use it.
And when we have to advise them for the size of the kneecap, how to choose it. So basically, you can educate patient also that you count above your 6 inch above your knee, you count the girth of your thigh, and accordingly you take, because it's given on the box also, but we rarely end up watching these boxes when we buy this kneecaps. And as a doctor, as a practitioner, if a patient comes to you and they are wearing that kneecap and they ask you to check that whether this kneecap is proper or it is too tight, then how can you check? Okay, you try to insert one finger or two finger. If it is loose more than two finger, you can insert two fingers from the thigh side, and it is loose more than two fingers. That means it is definitely loose, and it is not serving a purpose of supporting the knee or stabilizing the knee. And if it is like you cannot insert one finger easily, then it is too tight, and that will definitely give some swelling, that will restrict blood circulation and on that particular area. And patient might definitely come with the complaint that my knee pain has increased, my swelling has increased, I got a swelling on the ankle joint. Sometime you see that okay, everything is proper, but still patient tells that after I start wearing kneecap, no, there is some kind of a swelling what I observe on my ankle. So you tell them that okay, you start using it gradually at that particular time, that you wear it for certain time. When you are on the rest, remove it. Don't use it continuously. Whenever you are on your toe, just put it, otherwise remove it. So this particular thing you can advise, and then gradually they get habitual of it. But you need to check the correct size. It should not be too tight and it should not be too loose. Okay, the important question is how long to wear? Can I sleep with the kneecap? And what are the side effects of kneecap? So how long to wear? Initially, if you feel knee joint gets stressed up when you are standing, walking, running. So whenever you are on your toe, you can ask the patient to wear the kneecap. If they are resting, if they are not gonna use that particular, for example, when they are resting in the afternoon, you can ask them to remove it. Similarly, in the sleep with the kneecap, one thing I advise you like is sleep with the kneecap for the purpose of keeping that area warm. Then you can sleep with the kneecap. Otherwise, never ask patient to lie down or sleep with the kneecap until and unless a patient is having a very serious injury, where as in if you are treating some cartilage fracture, you are treating some meniscus injury, you are treating some ACL tear, PCL tear, these are very serious kind of a injury and where surgery is being advised, and you don't want any kind of a wrong angle because stability is really hampered at that particular point. So in that kind of a cases only you can tell them to sleep with the kneecap, but then that are not a simple knee sleeves, that are different braces what we ask them to wear in the sleeping also. And most of the time, that time during the treatment of those particular cases, patients are taking complete bed rest and they are on the bed only all the time. But even change in the angle will increase the injury. So definitely that time we can advise them to wear that kneecap 24/7 until and unless ask them not to remove it when we will advise them. So you and that is being advised specifically like 21 days or a month, not more than that. After that, gradually you need to start telling them that okay, now you remove it, keep it aside for some time, for 1 hour, 2 hour, 3 hour. Gradually you have to ask them to remove it. What can be the side effects? We saw side effects. Already we discussed about side effect, but yes, one of the biggest side effect as a practitioner, when we tell all the patient that you need to use it, then if patient doesn't come to you and they continue using it forever, then the muscle will go into the weakness, and specifically muscle which goes into the weakness is hamstring muscle weakness. And that is why nowadays there is a trend that everyone tells that backward walking gives relief in the knee pain. What is the reason of backward walking gives relief in the knee pain? Because it activates hamstring muscle. Quadricep muscles we are using because we are doing forward movement only, but we are not doing backward movement. That is why there is an improvement when we ask patient to do a backward walking. So side effect wise, yes, it do give a muscle weakness. That is why once you have treated the patient, once you feel that the pain of the patient has subsided, swelling, pain, patient is symptomatically feeling good, and then you just need to advise them for their active life. That time you can advise them that if you're gonna stand more than 1 hour, more than 2 hour, more than 3 hours, then only you wear your kneecap. If you're doing, for example, working in the kitchen,
For example, traveling by train for an hour to reach office. For example, they are going to mall, they are going for the shopping, they are going for the any particular sports like triathlon, marathon. That particular time you tell them that okay, this is something where you are gonna do exertion, that time you wear it. Otherwise, in your daily routine, you don't need to wear. Same thing with even cases of slip disc, lumbar spondylosis, everywhere. That if they are going to travel by the rickshaw, then you tell them that okay, you might get a jerk, and to prevent the injury, you wear it only while traveling by the auto. Otherwise, don't use it, because anything, even we give a example to all the patients who come with the cervical belt, that belts are meant for the pets. We are not pet, we are human beings, and we should not end up roaming around with the cervical collar. If there is a problem, you fix it. You don't need any particular supports for lifetime, until and unless knee is the only joint which is going into the stress. That is why for the prevention purpose you can ask them, but that is only when there is a lot of exertion. Post treatment I'm talking about. So why prescribe knee support? As we all know that the aim of Ayurveda is swasthasya swasthya rakshanam. So if at all they have a problem, you are advising kneecap is good. But you know that okay, after certain activity, certain exercise, they are gonna damage their knee. Then during that particular phase, for the prevention purpose, you need to advise knee support. And how to choose right knee support as a practitioner, what we need to keep it in mind is like type of injury. What type of injury you are going to advise knee support? What is the severity of the injury or the pain, or severity of the pain? Looking at that aspect, you will advise type of a knee support, and type of the sports what they are into, and what kind of a knee support that particular sports need. Looking at that, thinking about all that thing, you need to choose the right knee support. Otherwise, knee supports will give you benefit, but it might not give you desired benefit, and it might give you some side effects also. So as a practitioner, a good physician treats disease, the great physician treats the patient who has the disease. So basically, what do I mean by this is that those who are not only just looking at the symptom of the disease, but they are predicting the future of this particular disease, complications of the disease, and then we are treating. That's a good physician, good doctor. Yes. Anybody having any question? किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? थैंक यू मैम। यस, आज के सेशन में किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक्स टू यू मैम फॉर दिस वंडरफुल सेशन। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। आप में से किसी का कोई भी डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ओके। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, हमने नी जॉइंट पे 2 लेक्चर सीरीज मैम के साथ की है, नी जॉइंट ए टू जेड और नी जॉइंट दी एंड करके। आपको अगर जो उनके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप हमें गिवन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मैम आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यस, यस सर। ओके मैम, थैंक यू। हाँ बोलिए, किसी को मैं कोई क्वेरी है? हाँ मैम, एक ये पूछना था कि एक पेशेंट मतलब उनको ना वैसे तो पेन नहीं होता है नी जॉइंट में, लेकिन सिर्फ हम्म। बैठने के पोजीशन से उठते टाइम, दैट इज द सिट टू ओनली स्टैंड टाइम शी, पोजिशन। यस यस, सो इन सच केसेस can we give them this kind of support? Will it help them to use these supports? And Okay, but sit to stand from where? Is it from the chair? Is it chair from the chair height? Yeah, it is chair from. chair Okay, and how old is the patient? 65 66, yeah. 65, 66. So I will say that ki
लाइक सिट टू स्टैंड के लिए स्पेसिफिकली नी सपोर्ट नहीं एडवाइस करना चाहिए, बिकॉज इट इज अ पोजिशन वेयर नी इज नॉट अंडर द स्ट्रेस, बॉडी का वेट उसके ऊपर नहीं आ रहा है, राइट? वाइल Hmm. वॉकिंग इफ दे आर कंप्लेनिंग पेन, और वाइल रनिंग, climbing Hmm. downstairs, going downstairs, they are complaining, then definitely you can advise them. But sit to stand is a specific where the joint is continuously in the 90-degree flex position. Hmm. So that is why it gets little stiff. So you ask them to move their legs little bit before walking so that उधर का blood circulation improve होता है, and then you can ask them to get up. Okay, okay. Thank you, ma'am. Excuse me, ma'am. I had a Yes, query. ma'am. Yes, Uh, ma'am. Ma'am, a patient around 75 years of age, we Hmm. had no problem regarding knee pain, nothing. Very good. Hmm. Every day having a walk of 1 hour, both morning and evening. Okay. Hmm. And Hmm. healthy otherwise, no problems except for slight varicose veins in a left leg. Okay. But Left leg. suddenly Okay. she was sitting, she was sleeping at night. Okay. And Hmm. morning she gets up. When she woke up, she just moved her leg, okay, Hmm. from the Hmm. knee joint, Hmm. extension of the knee joint. And the moment Hmm. she did that, she had severe pain, okay. And after Hmm. that, she could not even keep her leg down, and she was like almost bed rest for a month also. So, what may be the cause there? Suddenly, what was the injury that had been there? I couldn't हाँ. guess it. Like, she Okay. had been So. to the doctor after that, osteo Hmm. Hmm. And what specialist. doctor advised? Doctor told, gave her to apply ice caps. Okay, Hmm. ice he had आइस applied. क्यूब लगाने को बोला था, आइस क्यूब्स हाँ, लगाने को बोला था. ओके. और रेस्ट करने को बोला था उनको. हम्म. हम्म. टेक रेस्ट एंड हम्म. इफ अगर कंट्रोल नहीं होता है तो मे हम्म. बी फॉर हेलो। नी उसको इंजेक्शन दीदी बोलते वो हैं जो अंदर वो पड़े डालने के हैं क्या लिए अपने फॉर द पास? नी. दैट वाज गोल एडवाइस जिनके अंदर टू हर. पर्दे लगते हैं। अच्छा. और ओके. ये जो सी मैं लेके बेस. नहीं गया था आपसे, वाइट वाइट कलर के पहिए से, रजत क्या सर. वो मिल जाएंगे क्या? रजत सर. ओके। हेलो. हाँ। हाँ, रजत सर. यस. अभी जो मैम ने जो क्वेश्चन पूछा ना, ये बहुत बार बहुत से पेशेंट में ये ऑब्जर्व होता है कि पेशेंट प्रीवियस नाइट तक देयर वाज नथिंग, नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिडनाइट स्पेसिफिकली एक तो पेशेंट यूरिनेशन के लिए उठते हैं, और व्हेन दे वांट टू विजिट द लू, जाके आने तक में इतना सीवियर पेन हुआ कि देन मॉर्निंग दे आर नॉट एबल टू गेट अप. So specifically in this kind of a cases, usually either there was a stress on the meniscus or there was some cartilage damage. अभी ये जो पेशेंट है वो somewhere around 65 year old था आपका, 65-70 year, right ma'am? Yeah, 72. 72. Yes. Okay, so 72-year-old female है, that means definitely there will be mucoid degeneration of meniscus will be there. तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम जब वो नींद से उठते हैं 72 ईयर की एज में, उनके जो मसल टोन रहते हैं वो इतने अच्छे नहीं रहते हैं. सो कभी कभी व्हाट हैपन कि दे आर कंप्लीटली इन द रिलैक्स पोजीशन, दे ट्राई टू पुट देयर लेग डाउन, और वो एक ट्विस्ट थोड़ा होता है, दे विल नॉट फील, दे विल नॉट रियलाइज कि मैंने वो रॉन्ग एंगल में गया था मेरा नी उस पर्टिकुलर टाइम पे. एंड 72-year-old, आई मीन 72 ईयर की एज पे द कंट्रोल ऑफ द यूरिन इज ऑल्सो नॉट सो गुड, तो दे वॉन्ट टू रश टू द लू, तो दे आर इन टू ऑल दैट फोकस दैट ओनली. तो उस टाइम पे वो उनका जो रॉन्ग एंगल में नी जाता है ना, उसके वजह से वहां पे मिनिस्कस म्यूकॉइड डिजनरेशन हुआ रहता है मिनिस्कस का, तो कार्टिलेज उनका वहां पे थोड़ा सा डैमेज हुआ रह सकता है, और एल्स इट विल शो कि मिनिस्कस इंजरी है वहां पे. अगर आपने वहां पे एमआरआई करवाते ना नी का, तो दैट विल डेफिनेटली शो कि मिनिस्कस इंजरी रहेगा वहां पे. We can only predict two things. One was like cartilage damage हुआ रहेगा वहां पे, या फिर meniscus injury. These So are the what two things what we can predict. हाँ. basically line of treatment क्या रहेगा मैम in that हाँ, case? फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट, दैट्स द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऐसे केसेस में जहाँ पे सीवियर पेन हुआ है. अभी व्हाट हैपेंड लाइक ओवर द टाइम ऑफ पीरियड यू नीड टू ऑब्जर्व द पेशेंट कि 7 दिन में कितना रिकवरी आ रहा है. फर्स्ट क्रूशियल फेज इन दिस काइंड ऑफ अ केसेस इज 7 days. 7 days कंप्लीट बेड रेस्ट बोलना है, एंड पेशेंट को एडुकेट करना है कि वट एवर यू वांट यू कैन प्रिस्क्राइब मेडिसिन अकॉर्डिंग टू लाइक पेशेंट का प्रकृति क्या है, आपको देख के क्या समझ में आ रहा है, ठीक है. बट आप इतना ओके, हम आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना है कि वहां पे क्या हुआ रहेगा, तो सडन इन पेन,
सो दैट इज ओनली कम्स बिकॉज ऑफ द वात रक्त, जितना सिवियर टेंडरनेस आता है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द रक्त। इवन आफ्टर फॉल हम इसको ना भग्न के हिसाब से हमें सोचना चाहिए कि जब गिरता है किसी कोई भी पेशेंट, तो वहां पे पहले रक्त दुष्टि होती है और उसके बाद में वात दुष्टि होती है। तो पहले हमको रक्त प्रसादन करना है, इसीलिए वहां पे उनको आइस क्यूब्स लगाने को बोला था। हम भी वही सोचना है, हमें वहां पे अगर ऑयल अप्लाई करना है, एप्लीकेशन, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द मसाज थिंग, जेंटल एप्लीकेशन करना है, या फिर आप उसमें पिचू लगाने के लिए बोल सकते हो। मुरुवेन्ना का पिचू है, धानवंतरम का पिचू है, जो पेन रिलीफ के लिए बहुत अच्छा हेल्प करता है। इंटरनली वहां पे आप उनको मुस्तादी मर्म कषायम है, या फिर जैसे लाक्षादी गुग्गुल है, अस्थि सार बढ़ाने वाले कैल्शियम सप्लीमेंट्स है, शल्लकी है, वो कॉम्बिनेशन वाला ड्रग आप उनको एडवाइस कर सकते हो। बट अगेन ये सारे जो मेडिसिन है, दैट विल हेल्प टू रिकवर ओनली इफ उनको कंप्लीट बेड रेस्ट एडवाइस किया है। अगर कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं एडवाइस किया है तो हर नी विल बी अंडर स्ट्रेस, वहां पे जो इंजरी हुआ है वो और बढ़ता जाएगा और उनका पेन और इंक्रीज होगा। तो आप उनको थोड़ा, मतलब जैसे वॉशरूम जाने के लिए उठना है तो फिर वहां पे आपने क्रैप बैंडेज टाई करने के लिए बोलना है, बिकॉज वी आर नॉट श्योर विथ एनी काइंड ऑफ इंजरी। तो ये क्रैप बैंडेज से क्या होगा कि एटलीस्ट वहां पे जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है वो नहीं आएगा। ग्रेजुअली स्वेलिंग कम हो रहा है, पेन कम हो रहा है, फिर उनको 3 वीक्स के बाद में आप उनको मोबिलाइजेशन पे डाल सकते हो। बट 3 मंथ्स, सॉरी 3 वीक्स इज इमोबिलाइजेशन, और पेशेंट खुद ही बोलते हैं कि अभी मुझे अच्छा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली आई हैव अ पेशेंट, शी वॉज परफेक्टली ऑल राइट, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बट शी हैज वन और द अदर थिंग। कभी भी वो रिक्शा में ट्रैवल करने के टाइम पे उनको कुछ ना कुछ होता है। तो रिक्शा में पहले 15 डेज बिफोर रिक्शा में ट्रैवल करने के बाद बैक पेन होना चालू हुआ। उसके बाद में किसी के शादी में गए, वहां पे वो आयन के चेयर पे बैठे थे और आयन के चेयर का लेग टूट गया और उसमें वो गिर गए। सो इमेजिन द इंजरी, वो नी पेन लेके आए थे मेरे पास में। सो नाउ यू हैव टू इमेजिन कि ओके वो कौन से पोजीशन में कैसे गिरे हुए रहेंगे, बिकॉज इफ शी इज सिटिंग विद 90 डिग्री नी फ्लेक्स और उसी में अगर चेयर नीचे गिर रहा है, तो ऑब्वियसली उनका जो नी है वो फ्लेक्स पोजीशन में गया रहेगा। तो अभी वो फ्लेक्स पोजीशन में नी में गिरे हैं वो। तो और एज उनका 65 है, तो सम और द अदर वेयर देयर हैज टू बी ACL इन्वॉल्वमेंट, बिकॉज ACL इज द वन, ACL एंड PC आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंडेंस फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट। तो वो ACL PCL डैमेज हुआ है, वो प्रेडिक्ट करके आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करना है। अभी उनका MRI, फिर एक आई वेटेड फॉर 1 वीक एंड देन शी वाज लाइक कि पेन सेटल हो रहा है, बट स्टिल देयर इज अ डिफिकल्टी इन वॉकिंग, स्टिल देयर इज द पेन। देन आई आस्क्ड देम टू गो फॉर द MRI करवाया, ACL कंप्लीट ACL टेयर है। तो नाउ पेशेंट, पहले MRI करवाने का रीजन भी क्या था कि इवन इफ आई नो कि ACL इन्वॉल्वमेंट है, पेशेंट सीरियस नहीं लेते। तो पेशेंट को समझ में आता है कि ओके ACL कंप्लीट टेयर है, अभी मुझे ऑर्थोपेडिक के पास जाऊंगी तो मुझे सर्जरी ही एडवाइस करने वाले। देन यू टेल पेशेंट कि भाई आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, फिर वो आपके साथ में, अगर फीमेल पेशेंट है, दे विल नॉट आर्ग्यू कि हाँ मुझे कुकिंग में खाना तो बना सकती हूँ ना, चाय तो बना सकती हूँ ना। फिर वो कंप्लीट बेड रेस्ट लेते हैं। तो 3 वीक अभी कंप्लीट बेड रेस्ट दिया है उनको। जो अनलोडर, पहला अनलोडर एंड ऑफलोडर वाले में जो इमेज है, उसमें से पहला इमेज उनको बताया है कि भाई पहला वाला जो नी सपोर्ट है वो दिया है। उसके साथ में आई हैव अ बिगेस्ट चैलेंज विद दैट पेशेंट इज कि शी कैन नॉट टेक एनी इंटरनल मेडिकेशन, बिकॉज उनको कुछ भी मेडिसिन खाते हैं तो अल्सर्स होते हैं। तो शी इज लाइक आई विल नॉट टेक एनी इंटरनल मेडिकेशन, आप मुझे बाहर से जो दोगे वो मैं सब करूंगी। तो उनको मुरुवेन्ना का पिचू लगाने के लिए बोला है। तो स्वेलिंग धीरे धीरे कम हो रहा है। देन अभी 3 वीक्स के बाद में देन वी विल गो फॉर द लेप चिकित्सा, वहां पे कि थोड़ा बहुत कुछ आम अभी है वहां पे, तो लेप से रुक्षण करेंगे और फिर स्निग्ध चिकित्सा चालू करेंगे और ग्रेजुअली पेशेंट को मोबिलाइज करेंगे। सो समथिंग लाइक भग्न चिकित्सा के लाइन पे ही ट्रीट करना पड़ता है हमें उनको। Ma'am, just one basic question. हाँ। Um, Whenever a patient falls, okay, there's an injury anywhere. हम्म। So when should हम्म। we ask the patient to do cold ice application, or we should give hot fermentation? ओके, सो बेसिकली इसके लिए और डिटेल में अगर जानना है तो मेरा यूट्यूब पे वीडियो है, हॉट फॉर्मेंटेशन, कोल्ड फॉर्मेंटेशन। बट स्टिल मैं आपको बताती हूँ कि हॉट फॉर्मेंटेशन, फर्स्ट 48 to 72 hours ऑफ इंजरी इज कोल्ड फॉर्मेंटेशन, आफ्टर 72 hours इट इज हॉट फॉर्मेंटेशन।
बट अभी बहुत बार पेशेंट आते हैं, दे डोंट गिव प्रॉपर हिस्ट्री। तो ऐसे टाइम पे इफ यू आर कंफ्यूज, सी, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ओके ये पेशेंट को पहले कुछ भी नहीं था और फर्स्ट टाइम मुझे बोल रहे, यू आर वेरी श्योर दैट 48 to 72 आवर्स है, आइस फॉर्मेंटेशन ही करने के लिए बोलना है। वहां पे टेंडरनेस है, रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन है, आइस फॉर्मेंटेशन करना है। बेसिकली एनी साइन ऑफ अ इन्फ्लेमेशन, कैलर पैलर रूबर डॉलर, तो वहां पे हमें आइस करना है। उसके बाद में जब वो 72 आवर्स लेटर हमें उनको हॉट फर्मेंटेशन में एडवाइस कर सकते। एनी अक्यूट इंजरी कोल्ड, क्रॉनिक इंजरी हॉट फर्मेंटेशन, दिस इज सिंपल। द इन्फ्लेमेशन कोल्ड एंड टाइटनेस इज हॉट फर्मेंटेशन, स्टिफनेस है हॉट फर्मेंटेशन है, इन्फ्लेमेशन है कोल्ड फर्मेंटेशन है। Thank you, क्लियर? ma'am. Yes, ma'am. Thank you. यस, ओके। डॉक्टर विजय कुमार ने एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट काइंड ऑफ अ नी सपोर्ट शुड बी एडवाइज टू अ पेशेंट एज 65 years हैविंग ग्रेड 3 to 4 OA बोथ नीज। यू कैन आस्क देम टू गो फॉर हिंज नी कैप, क्योंकि अगर ग्रेड 3 to 4 है तो डेफिनेटली उनके जो दोनों बोन्स है वो बोन्स के बीच का गैप कम हुआ, अलाइनमेंट डिस्टर्ब हुआ है, बोन ऑन बोन कंडीशन हो सकता है, या फिर बोइंग ऑफ द नी रहेगा, तो वो एंगल ज्यादा डिविएट नहीं होने देंगे, एंगल करेक्शन के लिए हेल्प करेंगे। तो हिंज नी कैप इज एडवाइज्ड। अगर पेशेंट लीन है तो आप उनको नी कैप टाइप का जो हिंज नी कैप है वो एडवाइस करना है। ओबेस पेशेंट है तो फिर ओपन हिंज नी कैप आता है, वो एडवाइस करो आप। बट हिंज नी कैप इज बेटर ऑप्शन फॉर देम। और किसी को कोई क्वेश्चन? Anyone having any other question or we will मैम डॉक्टर छवि का क्वेश्चन है, हाँ ओनली बोलिए। सेटिंग अपॉन स्टेयर्स इज कॉजिंग पेन, व्हाट इट इंडिकेट्स? ओनली? स्टेपिंग मुझे क्यों अप, नहीं? सीढ़ियों पे चढ़ने में पेन होता है। हाँ हाँ, ओनली स्टेपिंग क्लाइंबिंग ऑन द स्टेयर्स गिविंग पेन, क्वाड्रिसेप मसल वीकनेस। आप एक्शन इमेजिन करो ना कि कहाँ से हो रहा है। क्वाड्रिसेप मसल वीकनेस है उनको, अगर पेशेंट को एग्जामिन करोगे तो वहां पे उनके जो क्वाड्रिसेप मसल्स है वहां पे वीकनेस रहेगा। पहले भी मैंने बोला कि नी जॉइंट सिर्फ बोन्स को इमेजिन नहीं करना है, हमें उधर मसल्स, टेंडेंस, सिरा स्नायु, अस्थि, संधि, कंडरा, वो सब सब चीज मिलके ही संधि बनता है। तो मूवमेंट्स के लिए मोबिलिटी है, मोबिलिटी के लिए मसल्स को चेक करना बहुत जरूरी है। वहां पे आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज देना है इनिशियली, कुछ टाइम के लिए आप उनको नी सपोर्ट्स एडवाइस कर सकते हो, बट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट। कोई भी मस्कुलोस्केलेटन प्रॉब्लम्स ट्रीट करते हो, advise them exercise. You don't know exercise, you are not master in that, you can take help of physiotherapist. Because क्यों सुश्रुता has very much mentioned कि भग्न के बाद भी रिहैबिलिटेशन के लिए एक्सरसाइजेस करनी है हमने, तो वो सारी चीजें हमारे बुक में है। ओनली थिंग इज दिस दिस ऑल ब्रांच वर नॉट प्रेजेंट इन एंशियंट एरा। अभी ब्रांचेस है, प्रेजेंट है, डॉक्टर्स आर देयर हु आर स्पेशलिस्ट इनटू दैट। Please refer them for the exercises. The patients will get good result, and if you give a good advice to the patient will come back again and again to you. Because at the end, see, हमें पेशेंट को ट्रीट करना है लेकिन उनके साथ में सही एडवाइस देना भी बहुत जरूरी होता है। Yes, Rajat sir, we will conclude. एक सेकेंड मैम। हाँ, यस सर। ओके एवरीवन, अगर आपको हमारा नी जॉइंट कोर्स जो है नी जॉइंट A to Z परचेज करना है तो आप हमारी ऐप है प्रोवाइड विद, उस पर जा करके भी परचेज कर सकते हैं। ये हमारा कोर्स है नी जॉइंट A to Z। आई थिंक आपको सभी को दिखाई दे रहा होगा। इसमें अराउंड हमारे 18 लेक्चर्स हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ नी जॉइंट, अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ नी जॉइंट, फंक्शनल एंड मोशनल एनाटॉमी ऑफ नी जॉइंट, क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ नी,
डिफरेंशियल डायग्नोसिस आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग, मॉडर्न के अकॉर्डिंग, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस, फ्रैक्चर्स, मिनिस्कल इंजरी, मैकेनिकल नी पेन, संधिगत वात पार्ट टू, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ योगाज इन नी जॉइंट पेन, रक्तमोक्षण मरम थेरेपी, क्रियाकाल फॉर नी पेन, विदकर्मा अग्निकर्मा कपिंग फॉर नी पेन, and this is our first lecture series, knee joint A to Z. Knee joint the end is our second lecture series for knee joint. In this there is only 6 or 7 lectures. Knee joint the end introduction, knee joint end lecture 1, Sandhigat Vat part 1 and part 2, inflammatory arthritis by and Amvat treatment protocol, Vatrakta और ट्रीटमेंट ऑफ वातरक्त एंड इट्स रिलेशन टू सीरम यूरिक एसिड। तो आप ये दोनों के दोनों कोर्सेज आप हमारी ऐप से भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपको अलाइनमेंट में चाहिए तो हमने इसको अलाइन भी किया है, दोनों को कंबाइन करके टोटल हमारे 26 लेक्चर्स हैं जो आप डायरेक्टली भी परचेज कर सकते हैं। ओके, सो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको कोई भी सेशन रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मुझे या मैम को कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।